हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वीडियो हाई स्कूल जो क्लास के हैं उनके हाई स्कूल इंग्लिश सब्जेक्ट का जो ग्रामर टॉपिक है पंचुएशन। तो आज हम हाई स्कूल का जो इंग्लिश सब्जेक्ट का पंचुएशन ग्रामर में टॉपिक है उस टॉपिक को देखने वाले हैं। तो अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देख रहे हैं तो शायद ही आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है पंचुएशन में। तो पहले हम देखते हैं पंचुएशन होता क्या है। तो कोई वाक्य है, उस वाक्य में कहाँ बड़ा अक्षर बनाना है, कहाँ छोटा अक्षर बनाना है, कहाँ कोमा, फुल स्टॉप, इस तरह के जो प्रश्नवाचक चिन्ह है, कोमा है, क्वेश्चन मार्क है, जो भी है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, तो किसी वाक्य में जो सही स्थान पे उचित स्थान पर सही विराम चिन्ह लगाएं या फिर सही से छोटे बड़े अक्षरों का प्रयोग करें, वही पंचुएशन कहलाता है। तो यहाँ परिभाषा हमने यहाँ लिखा हुआ है, किसी वाक्य में जो उचित विराम चिन्हों का उचित स्थान पर सही प्रयोग करना ही पंचुएशन कहलाता है। तो कोई वाक्य है जिसमें सही स्थान पर सही विराम चिन्ह जो हैं, चाहे कोमा हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो, उनका सही उपयोग करें या फिर सही स्थान पे बड़े अक्षरों का प्रयोग करें, वो कहलाता है पंचुएशन। तो आइए इसके हम नियमों को आगे देखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए। पंचुएशन का मतलब होता है किसी भी वाक्य में सही स्थान पे विराम चिन्हों का प्रयोग करना या फिर सही स्थान पे बड़े अक्षरों का प्रयोग करना या छोटे अक्षरों का प्रयोग करना, वो पंचुएशन कहलाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो बड़े अक्षरों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है वो आइए हम देखते हैं। तो किसी वाक्य में हम कहाँ पे बड़े अक्षरों का प्रयोग करेंगे वो हम देखते हैं। तो यहाँ लिखा है पहला, प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर बड़ा बनाया जाता है। तो हम कोई भी सेंटेंस लिखना प्रारंभ करते हैं, चाहे वो सेंटेंस असर्टिव हो, चाहे वो इम्परेटिव हो, ऑप्टेटिव हो, एक्सक्लेमेटरी या फिर इंटेरोगेटिव हो, तो कोई भी सेंटेंस हम आरंभ करते हैं तो हर वाक्य का जो पहला अक्षर होता है वो बड़ा बनाते हैं। अगला यहाँ लिखा है, प्रत्येक कविता की प्रत्येक लाइन का पहला अक्षर बड़ा लिखते हैं। तो कोई भी अगर हम पोएम लिख रहे हैं तो उस प्रत्येक लाइन का जो पहला अक्षर आएगा वो हमेशा बड़ा ही बनाएंगे। जैसे लिखते हैं पोएम, डस्ट ऑफ स्नो है, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। तो कोई भी पोएम है तो उसकी प्रत्येक पोएम का जो पहला स्टार्टिंग वाला लाइन का अक्षर है वो हमेशा बड़ा बनाते हैं। नेक्स्ट लिखा है, किसी भी व्यक्ति के नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाते हैं, चाहे वह नाम कहीं भी लिखा हो। तो कहीं भी लिखा हो किसी का नाम, तो किसी का भी नाम हो व्यक्ति का, तो उसका पहला अक्षर हमेशा हम बड़ा बनाते हैं। अगले यहाँ लिखा है प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन का मतलब होता है पार्टिकुलर नेम, स्पेशल नाम। तो प्रॉपर नाउन होता है और प्रॉपर एडजेक्टिव होता है, तो उनका पहला अक्षर हमेशा हम बड़ा बनाते हैं, चाहे वाक्य में वो कहीं लिखा हो। प्रॉपर नाउन से मतलब है ऐसा नाउन जो अपने आप में कोई विशेष हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी संस्थान का नाम हो, किसी देश का नाम, गांव का नाम, मोहल्ले का नाम, तो वो हमेशा प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर होता है बड़ा बनाते हैं। और प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे हमने लिखा है इंडिया, तो इंडिया है वो प्रॉपर नाउन है, और इंडिया से अगर हम देखते हैं इसमें एन लगाने से इंडियन बन गया, तो ये हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव। तो प्रॉपर नाउन लिखा हो चाहे प्रॉपर एडजेक्टिव हो तो हमेशा उसका पहला अक्षर बड़ा बनाते हैं, चाहे वाक्य में उसे हम कहीं भी यूज़ करते हों। जैसे लिखा है राम लिव इन इंडिया, तो स्टार्टिंग का राम तो बड़ा बनेगा ही, तो इंडिया है प्रॉपर नाउन है, इसका पहला अक्षर बड़ा बनाएंगे। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है, आई को हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। तो आई जब भी आएगा, आई मीन्स में है, तो जब भी आई को हम लिखते हैं वाक्य में कहीं भी, चाहे शुरुआत में हो चाहे बीच में हो, कहीं भी हो, उसे हमेशा बड़ा ही बनाते हैं। अगला पॉइंट यहाँ लिखा है, जो लॉर्ड है LORD और गॉड है, तो लॉर्ड और गॉड है, इन दोनों को ही शब्दों का पहला अक्षर हम बड़ा बनाते हैं, चाहे वाक्य में वो कहीं भी यूज़ किया गया हो। अगला पॉइंट देखते हैं, जो साल के जो महीने हैं, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जो भी महीने हैं और दिन का नाम आता है, तो इनका सबका पहला अक्षर हम हमेशा बड़ा बनाते हैं, चाहे संडे मंडे कुछ भी लिखा हो, वाक्य में कहीं भी महीने का नाम हो, वाक्य में कहीं भी दिन का नाम दिया गया हो, इन सभी शब्दों का पहला अक्षर होता है वो हम हमेशा बड़ा ही बनाते हैं। विशेष बात यह है, इनमें कोई आर्टिकल भी नहीं आता है। तो दिन के नाम, महीने के नाम से पहले AN दा कोई आर्टिकल नहीं आता है। आगे देखते हैं, हर विषय के नाम का पहला अक्षर होता है वो बड़ा बनाते हैं। सब्जेक्ट कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कुछ भी बात करें हम, तो हर विषय का जो नाम है उसका पहला अक्षर हमेशा हम बड़ा बनाते हैं। और किसी भाषा का नाम आता है तो भाषा के नाम का भी पहला अक्षर हम बड़ा ही बनाते हैं। धार्मिक पुस्तकों के नामों का पहला अक्षर हमेशा बड़ा बनाते हैं। तो रिलीजियस बुक्स हैं, धार्मिक पुस्तक हैं, उनके नाम का पहला अक्षर हम बड़ा ही बनाते हैं। जैसे रामायण लिखा है,
गीता लिखा है, कुरान लिखा है, जो भी धार्मिक पुस्तक है उसके नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही हम बनाते हैं। अगला पॉइंट लिखा है हर पार्टी का नाम हो, जैसे समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, किसी भी पार्टी का नाम है, संस्थान का नाम, संस्थान मतलब कोई भी किसी का एजुकेशनल स्कूल का नाम, कुछ भी हो संस्थान वगैरह, तो उनका पहला अक्षर हमेशा हम बड़ा ही बनाते हैं। जैसे लिखा है बीजेपी, तो अगर शॉर्ट कर रहे हैं फुल स्टॉप कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी पार्टी का फुल नाम लिखते हैं तो हम पहला अक्षर उसका बड़ा ही करते हैं। आगे देखते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होता है। जब भी हम वाक्य लिखते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो एक वाक्य की शुरुआत होता है उसे बोलते हैं रिपोर्टिंग क्लॉज, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच या फिर रिपोर्टेड क्लॉज। तो जो कोमा के अंदर हम वाक्य लिखते हैं तो उसका पहला जो भी शब्द है उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही बनाते हैं, चाहे उसमें इंटेरोगेटिव हो, असर्टिव हो, किसी प्रकार का हो। तो डबल कोमा के अंदर जो वाक्य आता है उसमें शुरुआत में जो शब्द जो भी आएगा उसका पहला अक्षर हमेशा बड़ा ही बनाते हैं, और स्टार्टिंग का तो बड़ा रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। अगला यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है किसी भी राजनीतिक दल का नाम आ जाए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, किसी भाषा का नाम हो, किसी विषय का नाम हो, समाचार पत्र मतलब किसी अखबार का नाम, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान टाइम्स, नवभारत टाइम्स, किसी संस्थान का नाम हो, संस्थान से मतलब है कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वगैरह, जाति का नाम हो, धर्म के नाम हो, तो इनके नाम का जो पहला अक्षर होता है वो हमेशा हम बड़ा ही लिखते हैं, चाहे वो वाक्य में कहीं भी यूज़ होता हो। आगे देखते हैं, इस प्रकार से हमने कैपिटल लेटर्स का यूज़ देखा है। अब कुछ पंक्चुएशन मार्क्स हैं उनका यूज़ देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, बात करते हैं फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ होता है। तो फुल स्टॉप का यूज़ हिंदी में कहते हैं पूर्ण विराम। तो सिंपल सी बात करें, ऐसा कोई वाक्य है जो सिंपल सेंटेंस है, मतलब असर्टिव वाक्य है या फिर इम्परेटिव वाक्य है, तो इम्परेटिव वाक्य और असर्टिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होता है। तो इम्परेटिव वाक्य की पहचान यही होती है कि वाक्य की स्टार्टिंग होती है प्लीज़, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, काइंडली या फिर वर्ब फर्स्ट से होती है। तो इम्परेटिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है। अगर कोई वाक्य सिंपल है, असर्टिव है, असर्टिव की मुख्य पहचान होती है कि वाक्य होता है उसकी स्टार्टिंग होती है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद या तो मेन वर्ब होगी या फिर हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी। तो इसमें ये लिखा है असर्टिव वाक्य है, तो इस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप लगा दिया गया है। और ये इम्परेटिव वाक्य क्योंकि क्रिया फर्स्ट से प्रारंभ हो रहा है, इसके अंत में भी फुल स्टॉप का यूज़ किया गया है। तो सिंपल वाक्य आता है या फिर इम्परेटिव वाक्य आता है, तो दोनों ही वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी के नाम को हम संक्षिप्त में लिखते हैं, तो संक्षिप्त में लिखते समय हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। ब्रीफ करते हैं, किसी का नाम शॉर्ट में करते हैं, वहाँ पे फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। ऐसा लिखा है MA मास्टर ऑफ आर्ट, BSc लिखना चाहें तो BSc। तो जब भी फुल स्टॉप की बात करें तो इम्परेटिव वाक्य के अंत में और असर्टिव वाक्य के अंत में फुल स्टॉप आता है, और किसी के नाम को संक्षिप्त में लिख रहे हैं तो वहाँ भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। अगर सपोज दैट मिस्टर लिखा हो, मिसेज लिखा हो, तो मिस्टर और मिसेस को हम लिखते हैं तो MR मिस्टर और MRS मिसेज। तो मिस्टर और मिसेज में हम फुल स्टॉप का यूज़ नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उम्मीद आप समझ गए होंगे फुल स्टॉप का प्रयोग होता है वो असर्टिव वाक्य के अंत में होता है, इम्परेटिव वाक्य के अंत में होता है, या फिर किसी के नाम को शॉर्ट में लिखते हैं तो वहाँ पे शॉर्ट जो शब्द हैं उनके शुरुआती अक्षर देखते हैं, तो उन शॉर्ट अक्षरों के फुल स्टॉप जो है वो लगाते हैं वहाँ पे। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन मार्क का प्रयोग। तो क्वेश्चन मार्क सिंपल सी बात है, क्वेश्चन मार्क की बात करें तो जब भी कोई वाक्य जो भी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा हो उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब हो तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो इंटेरोगेटिव वाक्य जब आते हैं उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जिससे वाक्य में कुछ प्रश्न पूछा गया हो। इंटेरोगेटिव वाक्य दो प्रकार से प्रारंभ हो सकते हैं, या तो उसमें सब्जेक्ट शुरुआत में क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बाद में कुछ अन्य चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर कोई वाक्य प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो रहा है उसके तुरंत बाद हम देख रहे हैं कोई हेल्पिंग वर्ब लगी हो, फिर सब्जेक्ट हो, उसके बाद क्रिया हो, तो उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य होता है तो हु, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ इस तरह से प्रारंभ होता है। अगर वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ है, हेल्पिंग वर्ब से मतलब है टेंस, टेंस से मतलब है डू, डज, इज, एम, आर, वॉज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, हैज़, हैव। तो अगर हेल्पिंग वर्ब से वाक्य प्रारंभ है उसके बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई क्रिया है, तो उसके वाक्य के अंत में भी हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ कर देते हैं, इंटेरोगेटिव बन जाता है। तो उम्मीद करते हैं कोई वाक्य हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है तो वो इंटेरोगेटिव है, उसके अंत में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर कोई वाक्य है वो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ भी हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। अगर हम यहाँ पे एक वाक्य लिखते हैं, अगर हमने वाक्य लिखा है यहाँ पे वैन, WHEN, when I saw him,
ये हमने यहाँ वाक्य लिखा व्हेन आई सॉ हिम। तो अगर हम देखें इसके अंत में क्या क्वेश्चन मार्क आएगा, तो हमें देखना पड़ेगा कि इसमें भले ही क्वेश्चन वर्ड में व्हेन मालूम पड़ रहा है, तो व्हेन के तुरंत बाद कोई यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें नज़र नहीं आ रही है। उसके बाद में सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में क्रिया है, तो यहाँ पे व्हेन क्वेश्चन वर्ड ना होकर के ये कहीं ना कहीं कंजक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इस वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं होना है। आगे देखते हैं हम नियम। अब देखिए हम कोमा का प्रयोग, तो कोमा का प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, तो हम देखते हैं इसे ध्यान से। तो इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो शायद ही आपको पंचुएशन में जो हाई स्कूल का टॉपिक है उसमें कोई प्रॉब्लम आपको होने वाली नहीं है। इसमें हम देखते हैं कोमा के यूज़ में। तो कोमा का मतलब है अर्धविराम। तो कोमा को देखते हैं। तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई शब्दों को एक दूसरे से अलग अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। तो एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है, या तो सब नाउन है, या सब प्रोनाउन है, सब वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, जो भी है, तो एक ही प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, दो से ज़्यादा आते हैं, तो उनमें हम कोमा का प्रयोग करते हैं। ऐसे लिखा है आई कैन बाय अ पेन, अ बुक, अ कैप एंड अ कार। अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट के दो जो शब्द हैं उनमें हम एंड का यूज़ कर रहे हैं। दो से ज़्यादा अगर शब्द आते हैं एक ही प्रकार के, वहाँ पे हम कोमा का यूज़ करते हैं। तो आई कैन बाय मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं क्या खरीद सकता हूँ, एक पेन खरीद सकता हूँ, एक बुक खरीद सकता हूँ, एक कैप और एक कार। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो जब दो से अधिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं तो उन्हें हम कोमा से जोड़ते हैं। तो एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, एक नाउन ये है, तो यहाँ पे कुल मिला के 4 नाउन आ रहे हैं, तो हमें उन्हें अलग करने के लिए कोमा का यूज़ करना पड़ता है। और एंड होता है तो एंड हमेशा जब आता है तो वहाँ पे कोमा की आवश्यकता नहीं है। अगला यहाँ पे लिखा है एंड से अलग, एंड से अगर बहुत से वाक्य हों तो कोमा लगाते हैं। जैसे किस प्रकार से, ही किल्ड मैन एंड वुमन, ओल्ड एंड न्यू, चाइल्ड एंड ऑर्फन, एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो इस प्रकार के अगर शब्द हैं वहाँ भी हम कोमा का प्रयोग कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउन या फ्रेज इन एपोजिशन को अलग करने के लिए कोमा लगाते हैं। एपोजिशन का मतलब होता है क्रम बाई क्रम, किसी घटना को क्रम बाई क्रम बताने के लिए हम कोमा का यूज़ करते हैं। जब भी किसी का नाम दिया है पहले, उसके बाद उसकी एक विशेषता दी गई है, फिर उसके बाद में उसके बारे में कुछ कहा गया है, तो वहाँ भी हम उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ लिखा है राम, तो राम के बाद उसकी विशेषता दे रहे हैं द मेंबर ऑफ पार्टी। तो उसके बाद फिर यहाँ पे उसका कुछ काम दिया गया है, तो इज प्लेइंग, तो यहाँ पे हमें इसे अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज़ करना होता है। एपोजिशन का मतलब होता है पहले कोई व्यक्ति, फिर उसकी एक विशेषता, फिर उसके द्वारा किया गया कार्य। आगे देखते हैं। अगर कई वाक्य में यस आता है, नो आता है या प्लीज़ आता है, तो यस, नो और प्लीज़ के तुरंत बाद हम हमेशा कोमा का यूज़ करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है प्लीज़ प्ले हेयर, यस आई प्ले, नो आई डोंट प्ले। तो जो भी है वाक्य, तो प्लीज़ है, नो है, यस है, उसके बाद हमें कोमा का यूज़ करते हैं, उसके बाद वाक्य कोई किया जाता है। यहाँ लिखा है पार्टिसिपल या नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के प्रयोग के बाद कोमा का प्रयोग होता है। तो पार्टिसिपल 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो लगातार चलने वाली क्रिया को बताता है। पास्ट पार्टिसिपल होता है वो पहले से क्रिया जो हो चुकी है और किसी की विशेषता के रूप में बताते हैं, वो बताता है। और परफेक्ट होता है वो एक कार्य के बाद दूसरे कार्य को दिखाता है। तो पार्टिसिपल जो वाक्य है उसके बाद हम कोमा का प्रारंभ करते हैं। कोमा जो होता है, तो पार्टिसिपल जो वाक्य आएगा तो क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से जीरेंड भी बनता है, और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनता है। जीरेंड की हिंदी होती है ना, नी, ने, जबकि पार्टिसिपल की हिंदी कर या करके इस तरह से प्राप्त होती है। तो सीइंग अ बॉय, तो सीइंग अ बॉय एक लड़के को देख कर, फिर कोमा थीप रैन अवे, तो थीप रैन अवे। तो यहाँ पे पार्टिसिपल के वाक्यों को दिया गया है, उन्हें अलग अलग करने के लिए हमने कोमा का यूज़ कर दिया है। आगे देखते हैं। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस को अलग करने के लिए कोमा का यूज़ किया जाता है। जब किसी को हम एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, किसी का नाम लें, उसके बाद उससे कुछ कहें, वहाँ भी हम कोमा का यूज़ कर देते हैं। अगला है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोमा लगाते हैं। तो पहला वाक्य होता है रिपोर्टिंग क्लॉज का। रिपोर्टिंग क्लॉज का जो पूरा वाक्य हो जाता है उसके बाद हम यहाँ पे सिंगल कोमा लगाते हैं, और सिंगल कोमा के बाद डबल कोमा से फिर ये पूरा वाक्य पीछे प्रारंभ करते हैं। अक्सर वाक्य जो परीक्षा में आता है हाई स्कूल के लिए वो इसी टाइप का आता है, जहाँ पे हमें कुछ वाक्य दिया होता है, उस वाक्य को हमें करना होता है। मान लो सपोज दैट हमारे पास इस तरह का वाक्य है, ही सेड
टू मी। हम विशेष ध्यान इसमें ये दें, अगर वाक्य में टू लगा हुआ है तो उसमें ऑब्जेक्ट तो होना ही होना आवश्यक है। अगर वाक्य में टू का प्रयोग नहीं किया गया है तो इसका मतलब वाक्य में ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर वाक्य में सैड के बाद टू लगा है तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के बाद ही हमें कोमा लगाना पड़ेगा। यहाँ दिया गया अगला पॉइंट है कोमा के लिए, तो यहाँ पे तारीख को अलग अलग करने के लिए कोमा का प्रयोग करते हैं। तो हमें से लिखना हो ऑन संडे, तारीख वगैरह करनी हो तो हमें डेट को अलग अलग करने के लिए कोमा का यूज़ करना होता है। इसमें हम कुछ और ध्यान दें अगर, तो वाक्य हमारा होता है तो उसमें कुछ विशेष बातें ध्यान दें। तो अगर वाक्य हमारा इफ़ से प्रारंभ है जो कि कंडीशनल सेंटेंस होता है, अगर कोई वाक्य हमारा इफ़ से प्रारंभ हो रहा है तो इसमें दो वाक्य दिए होते हैं तो दोनों वाक्यों के बीच में कोमा लगाते हैं, कंडीशनल सेंटेंस होता है। अगर कोई वाक्य हमारा है एज सून एज से प्रारंभ हो रहा है तो उस वाक्य में भी दो वाक्य दिए होते हैं तो बीच में हम कोमा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई वाक्य हमारा WHEN वैन से प्रारंभ हो रहा है तो यहाँ भी हमारे पास दो वाक्य होंगे तो बीच में कोमा का यूज़ हम करते हैं। तो इस प्रकार से इफ से प्रारंभ, वैन से प्रारंभ, एज सून एज से प्रारंभ, वहाँ भी हम कोमा का यूज़ कर देते हैं। अगला देखते हैं इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग कहाँ करेंगे। तो इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग होता है डबल इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं, डायरेक्ट का स्पीच का वाक्य होता है। तो डायरेक्ट स्पीच के वाक्य के रिपोर्टेड क्लॉज होता है उसे हम डबल कोमा के अंदर बंद करते हैं। तो डायरेक्ट वाला वाक्य होता है ही सेड टू मी यू हैव पास्ट नाउ। तो पहला वाक्य लिखा है ही सेड टू मी, इसमें जो ही है वो सब्जेक्ट है, सैड है वो क्रिया है, टू है वो प्रेपोजिशन है और मी है ऑब्जेक्ट। तो इस पहले वाले पूरे वाक्य को हम बोलते हैं, तो पहला वाक्य है इसे बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज, रिपोर्टेड क्लॉज। और इसमें जो सैड लिखा है वो है रिपोर्टिंग वर्ब। और ये पूरा दूसरा वाला वाक्य है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड क्लॉज या फिर रिपोर्टेड स्पीच। तो इस जो वाक्य को हम देखते हैं तो डायरेक्ट फॉर्म का वाक्य है, उसमें जो दूसरा वाक्य दिया हुआ है उस दूसरे वाक्य को अर्थात रिपोर्टेड क्लॉज के वाक्य को हम डबल कोमा से बंद करते हैं, जैसे इन्वर्ट कोमा का यूज़ यहाँ पे कर देते हैं। अगला यहाँ पे लिखा है एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ऑप्टेटिव वाक्य आता है उसके अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। और इसके अलावा वाक्य अगर एलास, हुर्रा, ब्रेवो इस तरह के इंटरजेक्शन वर्ड से प्रारंभ हो रहा है तो इंटरजेक्शन वर्ड्स के तुरंत बाद हम इस प्रकार का चिन्ह लगाते हैं। तो हुर्रा लिखा है, हुर्रा है, एलास है, ब्रेवो है, ओ है, तो जो कि अचानक से मन के विचारों को प्रकट करते हैं। तो ऐसे विचारों को प्रकट करने वाले शब्द हैं, उनके तुरंत बाद हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर देते हैं। हुर्रा है, ब्रेवो है, एलास है, ओ है, इस प्रकार के हम शब्द जो देखते हैं उनके तुरंत बाद एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। अगर हमारा वाक्य ऑप्टेटिव है तो कि ऑप्टेटिव वाक्य में आशीर्वाद, शुभकामनाएं, प्रार्थना इस प्रकार का भाव प्रकट करते हैं तो ऑप्टेटिव वाक्य के अंत में भी एक्सक्लेमेशन का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने लिखा है मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, तो ये लिव लॉन्ग लिखा है, इसके अंत में भी हमें एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करना पड़ेगा। अगली बात करें अगर वाक्य हमारा इस प्रकार से लिखा है हाउ ब्यूटीफुल द डेज या फिर व्हाट अ नाइस कैच, जहाँ पे आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं, जहाँ पे प्रसन्नता प्रकट कर रहे हैं अचानक से, तो उन सभी इंटरजेक्शन जो शब्द हैं उनके बाद लगाते हैं और एक्सक्लेमेटरी वाक्य आते हैं उनके बाद भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ कर देते हैं। अगला यहाँ पे देखते हैं हम एपोस्ट्रॉफी मार्क का प्रयोग। तो एपोस्ट्रॉफी होता है, हम देखते हैं पोजीशन दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए हम एपोस्ट्रॉफी का यूज़ करते हैं। ऐसे हमने लिखा रोहित, तो ROHIT, इसमें ऊपर से हम कोमा लगा देखते हैं, उसके बाद एस लगा होता है, फिर लिखा है सपोज दैट बुक यहाँ पे, तो रोहित बुक, इसका मतलब है रोहित की ये किताब। तो एक्सक्लेमेशन मार्क के बाद हम देखते हैं एपोस्ट्रॉफी का यूज़। तो संबंध दिखाने के लिए यहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्या नाम एपोस्ट्रॉफी मार्क का। विशेष बात है एपोस्ट्रॉफी चिन्ह है वो केवल लिविंग में आता है, नॉन लिविंग अगर हमारा जो दिया गया तो उसमें एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। एक बात और हम ध्यान देते हैं, अगर हम देखें यहाँ पे ये जो लिखा है हमने ऐसे लिखा है बॉय, तो बॉय है वो सिंगुलर में है, तो इसमें अगर हमें यूज़ करना हो एपोस्ट्रॉफी का तो हम एक्सक्लेमेशन के ऊपर से एक कोमा लगा करके, ये एपोस्ट्रॉफी वाला कोमा लगा करके ऐसे यहाँ पे लिख देते हैं। सपोज दैट बॉय हमें बहुवचन में लिखा हुआ है BOYS, ये ऑलरेडी बहुवचन है, तो इसमें हम एपोस्ट्रॉफी यूज़ कैसे करेंगे, तो इसमें मात्र हम लास्ट में ऊपर से ये एपोस्ट्रॉफी चिन्ह लगा देंगे, अर्थात ऊपर से कोमा लगा देंगे, इसमें एस लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसका मतलब हम यहाँ समझ रहे हैं
कि अगर एपोस्ट्रॉफी का यूज़ हमें करना है तो कोई नाउन ऐसा है जिसके अंत में एस नहीं लगा है। तो एस न लगा होने पर हम करना क्या होता है हमें, तो हमें एस न लगा होने पर हम ऊपर से एक कोमा लगाते हैं, फिर एस का यूज़ करते हैं। सपोज़ दैट नाउन वो पहले से बहुवचन है और बहुवचन के साथ साथ उसके अंत में एस भी लगा हुआ है, तो केवल हम ये चिन्ह का यूज़ करते हैं। एस यहाँ पे जो है उसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करते हैं। और विशेष बात ये है, एपोस्ट्रॉफी हमेशा जो आता है वो सजीव के साथ में करते हैं, नॉन लिविंग के साथ में नहीं आता है। अगली बात है, हम किसी के नाम को जो लिखते हैं अलग बात है, या फिर जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब की, तो वहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ भी किया जाता है। तो इस वीडियो को आप देखिएगा। तो उम्मीद है आपको ये जो हाई स्कूल का टॉपिक है पंचुएशन, तो पंचुएशन के बारे में आपको जानने में कुछ हेल्प अवश्य मिली होगी। उम्मीद है आप ये कर सकते हैं टॉपिक को। तो पंचुएशन का मतलब यही होता है किसी वाक्य में उचित स्थान पर उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना, उचित शब्दों को लिखना, उचित जो शब्द वगैरह हैं उनमें कहाँ पे बड़ा अक्षर कहाँ छोटा अक्षर ये यूज़ करना ही पंचुएशन कहलाता है। आप इनका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं कॉपी में और अभ्यास कर सकते हैं।